नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल इंडियन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 धारा 211 से 224 तक आरोप और आरोप की अंतर्वस्तु। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आरोप और आरोप की अंतर्वस्तु। आरोप का अर्थ, आरोप अभियोजन की प्रथम कड़ी होती है तथा आरोप के बाद ही अभियोजन की अगली कार्यवाही की जाती है। आरोप के अभाव में अभियोजन प्रारंभ नहीं हो सकता। आरोप अभियुक्त के विरुद्ध अपराध की जानकारी का एक ऐसा लिखित कथन होता है जिसमें आरोप के आधार के साथ साथ अपराध की विधि, समय, स्थान, उसमें शामिल व्यक्ति एवं वस्तु का भी उल्लेख रहता है। आरोप के आधार पर ही अभियुक्त अपना बचाव प्रस्तुत करता है। सामान्यतः आरोप तभी लगाया जाता है जब मजिस्ट्रेट उस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। आरोपित प्रकार की जानकारी होती है जो अभियुक्त को दी जाती है। यह नैसर्गिक न्याय है कि किसी भी अभियुक्त पर जब अभियोजन चलाया जाए तो उसको अभियोजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी जाए। आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए जाते हैं, न कि अभियोजन द्वारा। अभियोजन पक्ष अपनी रिपोर्ट लेकर आता है। आपराधिक मामलों के संचालन के लिए प्रक्रिया विधि में आरोप का महत्वपूर्ण स्थान है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 17 में आरोप के लिए यह पूरा अध्याय है जिसमें धारा 211 से लेकर 224 तक आरोप संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आरोप क्या होता है और आरोप का प्रारूप क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अभियोजन अपना अंतिम प्रतिवेदन पेश करता है। अंतिम प्रतिवेदन के पेश होने के उपरांत मजिस्ट्रेट आरोप लगाता है। न्यायालय आरोप को लिखता है तथा अभियुक्त व्यक्ति को यह संज्ञान देता है कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं और कौन से अपराध का विचारण उस अभियुक्त पर आगे चलाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 आरोप की प्रारूप का वर्णन करती है। इस धारा में आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में उपबंध दिए गए हैं। आरोप को संहिता की धारा 2 की परिभाषा खंड के अधीन परिभाषित किया गया है, परंतु धारा 2 के अंतर्गत केवल आरोप की परिभाषा मात्र दी गई है तथा संहिता के अध्याय 17 में आरोप से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं को शांत किया गया है। साधारण भावबोध में आरोप शब्द से तात्पर्य अभियुक्त को उसकी अपराध के बारे में जानकारी देने का एक साधन है जिसमें आरोप के आधारों के साथ साथ समय, स्थान तथा उस व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। आरोपों का प्रारूप धारा 211 से 214 आरोप की अंतर्वस्तु से संबंधित है, जबकि धारा 215 में यह बताया गया है कि आरोप में त्रुटि के प्रभाव क्या होंगे। धारा 216 में उपबंधित है कि आरोप में परिवर्तन कब एवं किसके द्वारा किया जा सकता है तथा धारा 217 में आरोप में परिवर्तन के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा आरोप उसी सूरत में लगाया जाता है जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता है। अजय कुमार बनाम झारखंड राज्य के मामले में न्यायालय ने यह कहा कि आरोपों को तय करने से पहले अभियोजन के साक्ष्यों के प्रति परीक्षण करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए, परंतु विजय बनाम केरल राज्य के मामलों में न्यायालय ने कहा कि जब मजिस्ट्रेट को यह प्रथम दृष्टया समाधान होता है कि कोई अपराध किया गया है तो उस आधार पर ही आरोप तय होते हैं तथा दोनों पक्षों को बहस मात्र कर लेने से आरोप तय करने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। धारा 211 आरोप की अंतर्वस्तु। उपधारा 1 इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। उपधारा 2 यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। उपधारा 3 यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितने से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। उपधारा 4
वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। उपधारा 5 यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिसमें आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। उपधारा 6 आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। उपधारा 7 यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्ध के कारण वर्धित दंड या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आश्रित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्ध उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोष सिद्ध का तय तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकेगा। सेक्शन 211 आरोप की अंतर्वस्तु दृष्टांत। का पर खा की हत्या का आरोप है। यह बात इस कथन के समतुल्य है कि का कार्य भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 299 और 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है और वह उसी संहिता की साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता और वह धारा 300 के 5 अपवादों में से किसी के अंदर भी नहीं आता, या यदि वह अपवाद एक के अंदर आता है तो उस अपवाद के 3 परंतुकों में से कोई न कोई परंतुक उसे लागू होता है। का पर असन के उपकरण द्वारा खा को स्वेच्छा घोर आपत्ति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 326 के अधीन आरोप है। यह कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 335 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते। का पर हत्या, छल, चोरी, उद्दीपन, जार कर्म या आपराधिक अभित्रास या मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने का अभियोग है। आरोप में उन अपराधों की भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना यह कथन हो सकता है कि का ने हत्या या छल या चोरी या उद्दीपन या जार कर्म या आपराधिक अभित्रास किया है या कि उसे मिथ्या संपत्ति के चिन्ह का उपयोग किया है, किंतु प्रत्येक दशा में वे धाराएं जिसके अधीन अपराध दंडनीय है आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेगी। का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 184 के अधीन यह आरोप है कि उसने लोक सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में से बाधा डाली है। आरोप उन शब्दों में ही देना होगा। सेक्शन 212 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्ट। उपधारा 1 अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में जिस व्यक्ति के विरुद्ध अथवा जिस व्यक्ति के विषय में वह अपराध किया गया है उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए पर्याप्त है। आरोप में अंतर्दृष्टि। धारा 2 जब अभियुक्त पर आपराधिक न्याय या बेईमानी या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का उनके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक तारीखों का विनिर्देश किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्देश या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है उसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध किया जाना अभिकथित है विनिर्देश कर दिया जाता है और ऐसे विचलित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक न होगा। हाँ बाबू बना रहे हैं। सेक्शन 213 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और 212 में वर्णित विशिष्टियां
अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती, तब उस रति की जिसमें अभी कथित अपराध किया गया ऐसी विशिष्टियां भी जैसे उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्दृष्ट होंगी। दृष्टांत: का पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में रति उपवर्णित हो जिसमें चोरी की गई है। का पर खा के साथ कथित समय और कथित स्थान में छल करने का अभियोग है। आरोप में वह रति जिसमें का ने खा के साथ छल किया उपवर्णित करनी होगी। का पर कथित समय और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। का में आरोप में का द्वारा किए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अभिकथित है। का पर लोक सेवक खा को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कथित समय पर और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है। आरोप में वह रति उपवर्णित करनी होगी जिसमें का ने खा को उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधित किया है। का पर कथित समय और कथित स्थान में खा की हत्या का अभियोग है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रति कथित हो जिससे का ने खा की हत्या की। का पर खा को दंड से बचाने की आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करने का अभियोग है। आरोपित अवज्ञा और अतिलंबित विधि का उपवर्णन आरोप में करना होगा। सेक्शन 214 आरोप के शब्द का वह अर्थ लिया जाएगा जो उसका उस विधि में जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें इस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। सेक्शन 215 गलतियों का प्रभाव अपराध की या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी गलती को उस अपराध या उन विशिष्टियों की कथन करने में किसी लोक को मामले में किसी प्रकरण में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोक से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है अथवा नहीं। दृष्टांत: का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है और आरोप में कपट पूर्वक शब्द छूट गया है। जब यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तव में इस लोक से भुलावे में पड़ गया इस गलती को तात्विक नहीं समझा जाएगा। का पर खा से छल करने का आरोप है और जिस रति से उसने खा के साथ छल किया है वह आरोपों में उपवर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप में उपवर्णित है। का पर अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्ष्यों को पेश करता है और स्वयं व्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। न्यायालय इसे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रति से उपवर्णन का लोक तात्विक नहीं है। का पर खा से छल करने का आरोप है और जिस रति से उसने खा से छल किया वह आरोप में उपवर्णित नहीं है। का और खा के बीच अनेक स्वयं व्यवहार हुए और का के पास यह जानने का कि आरोप का निर्देश उसमें से किसके प्रति कोई साधन नहीं था और उसने अपनी प्रतिरक्षा नहीं की। न्यायालय ऐसे तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि छल करने की रति के उपवर्णन का लोक उस मामले में तात्विक गलती है। का पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। का पर कभी भी एक हत्या की अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि का उसमें भुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी। सेक्शन 216 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। उपधारा 1 कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने की पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। उपधारा 2 ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। उपधारा 3 यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि
न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के तत्पश्चात विवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है कि मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है। उपधारा 4, यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त का अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। उपधारा 5, यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभी प्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले से ही प्राप्त कर ली गई है। सेक्शन 217, जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना विचारण प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाता है, तब अभियोजक और अभियुक्त को किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या पुनः समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी। किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी। सेक्शन 218, आरोपों का संयोजन। उपधारा 1, प्रत्येक विभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है प्रत्येक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विस्तृत सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है। उपधारा 2, कि कोई बात धारा 219, 220, 221 और 223 के उपबंधों के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। दृष्टांत: का पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे किसी अवसर पर घोर आपत्ति कारित करने का अभियोग है। चोरी के लिए और घोर आपत्ति कारित करने के लिए का पर पृथक पृथक आरोप लगाने होंगे और उनका विचारण पृथक करना होगा। सेक्शन 219, एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। उपधारा 1, जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है जो उन अपराधों में पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से 3 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। धारा 2, अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं, परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 389 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है, और भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म के ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है जब ऐसा प्रयत्न अपराध होगा। सेक्शन 220, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। उपधारा 1, यदि परस्पर संबंध ऐसे कार्यों के जिनके एक ही समव्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। उपधारा 2, जब धारा 112 की उपधारा 2 में या धारा 219 की उपधारा 1 में उपबंधित रूप से आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से संपत्ति के दुर्विनियोग के एक या एक से अधिक अपराधों में आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने या छिपाने के प्रयोजन से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर
ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। उपधारा 3, यदि अभिकथित कार्यों से तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हो, दो या अधिक प्रतीक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक एक के लिए ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। उपधारा 4, यदि कई कार्य जिनमें से एक या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में किसी एक या एक से अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। उपधारा 5, इस धारा की कोई बात भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 71 पर प्रभाव न डालेगी। उपधारा 1 के दृष्टांत, का एक व्यक्ति है, खा को जो विधि पूर्ण अभिरक्षा में है छुड़ाता है और ऐसा करने में कांस्टेबल गा को जिसकी अभिरक्षा में खा है घोर अपहति कारित करता है। का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 225 और 333 के अधीन अपराधों के लिए आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। खा दिन में गृह भेदन इस आशय से करता है कि जार कर्म करे और ऐसे प्रवेश किए गए गृह में खा की पत्नी से जार कर्म करता है। का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 454 और 497 के अधीन आरोपों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। का इस आशय से खा को जो गा की पत्नी है फुसलाकर गा से अलग ले जाता है कि खा से जार कर्म करे, फिर वह उससे जार कर्म करता है। का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 498 और 497 के अधीन आरोपों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। का के कब्जे में कई मुद्राएं हैं जिन्हें वह जानता है कि वे कूटकृत हैं और जिनके संबंध में वह यह आशय रखता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 466 के अधीन दंडनीय कई कूट रचनाएं जिनके प्रयोजन से उन्हें लाभ में लाए। का पर प्रत्येक मुद्रा व कब्जे के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 473 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। दृष्टांत 1 से लेकर 4 तक में क्रमशः निर्दिष्ट पृथक आरोपों का विचारण एक ही समय में किया जा सकेगा। उपधारा 3 के दृष्टांत, का बेन से खा पर संदोष आघात करता है। का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 352 और 323 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। चुराई हुई धान के कई बोरे का और खा को जो यह जानते हैं कि वे चुराई हुई संपत्ति है इस प्रयोजन से दिए जाते हैं कि वे उन्हें छुपा दे, तब का और खा उन बोरों को अनाज की खेत के तले छिपाने में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करते हैं। और खा पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 411 और 414 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वे दोष सिद्ध किए जा सकेंगे। का अपने बालक को यह जानते हुए आरक्षित डाल देती है कि वह सांभवे है कि उसमें वह उसकी मृत्यु कारित कर दे। बालक ऐसे आरक्षित डाले जाने के परिणाम स्वरूप मर जाता है। का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 317 और 304 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। का कूट रचित दस्तावेज को बेईमानी से असली साक्ष्य के रूप में इसलिए उपयोग में लाता है कि एक लोक सेवक खा को भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 167 के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध करे। का पर भारतीय दंड संहिता की धारा 466 के साथ पठित धारा 471 की और धारा 196 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। उपधारा 4 का दृष्टांत, खा को का लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छा अपहति कारित करता है। का पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 323, 392 और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा
और वह दोष सिद्ध किया जा सकेगा। का पर ऐसे कार्य का अभियोग है जो चोरी की या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने की या आपराधिक न्यासभंग की या छल की कोटि में आता है। उस पर चोरी करने, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने, आपराधिक न्यास भंग करने और छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा, अथवा उस पर चोरी करने या चोरी करने की संपत्ति प्राप्त करने का या आपराधिक न्यास भंग करने का, छल करने का आरोप लगाया जा सकेगा। सेक्शन 221, जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। उपधारा 1, यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार का है कि यह संदेह है कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं कई अपराधों में कौन सा अपराध बनेगा, तो अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा और ऐसे आरोपों में से कितनों का ही एक साथ विचारण किया जा सकेगा या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्प आरोप लगाया जा सकेगा। उपधारा 2, यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि उसने भिन्न अपराध किया है जिसके लिए उस पर उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन आरोप लगाया जा सकता था, तो वह उस अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया गया जाना दर्शित है, यद्यपि उसके लिए उस आरोप नहीं लगाया गया था। सेक्शन 222, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। उपधारा 1, जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियां हैं, जिनमें से केवल कुछ संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है किंतु विशेष विशिष्टियां साबित नहीं होती, तब वह उस छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। उपधारा 2, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उसे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तब वह छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। उपधारा 3, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि प्रयत्न के लिए पृथक आरोप न लगाया गया हो। उपधारा 4, इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोष सिद्ध प्राधिकृत करने वाली ना समझी जाएगी जिनमें ऐसे छोटे अपराध के बारे में कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। दृष्टांत, का पर उस संपत्ति के बारे में जो वाहक के नाते उसके पास न्यस्त हैं। आपराधिक न्यास भंग के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 407 के अधीन आरोप लगाया गया है। यह प्रतीत होता है कि उस संपत्ति के बारे में धारा 406 के अधीन उसने आपराधिक न्यास भंग तो किया है किंतु वह उसे वाहक के रूप में न्यस्त नहीं की गई थी। वह धारा 406 के अधीन आपराधिक न्यास भंग के दोष सिद्ध किया जा सकेगा। का पर घोर आपत्ति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 325 के अधीन आरोप है, वह साबित कर देता है कि उसने घोर और आकस्मिक प्रकोपन पर कार्य किया था, वह उस संहिता की धारा 335 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकेगा। सेक्शन 223, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। निम्नलिखित व्यक्तियों पर एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा और उनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा। वे व्यक्ति जिन पर एक ही सम व्यवहार के अनुक्रम में किए गए एक ही अपराध का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर 12 मास की अवधि के अंदर संयुक्त रूप से उनके द्वारा किए गए धारा 219 के अर्थ में एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर एक ही स्वयं व्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है, वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का जिसके अंतर्गत चोरी, उद्दीपन, छल, आपराधिक दुर्व्ययोग भी है, और वे व्यक्ति जिन पर ऐसी संपत्ति को जिसका कब्जा प्रथम नामित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध द्वारा अंतरिम किया जाना अभिकथित है, प्राप्त करने या
रखने या उसके वर्णन या छिपाने में सहायता करने या किसी ऐसे अंतिम नामित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में जिसका कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 411 और धारा 414 की या उन धाराओं में से किसी के अधीन अपराधों का अभियोग है। वे व्यक्ति जिन पर भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की अध्याय 12 के अधीन कूटकृत सिक्कों के संबंध में किसी अपराध का अभियोग है, और वे व्यक्ति जिन पर उसी सिक्के के संबंध में उक्त अध्याय के अधीन किसी भी अन्य अपराध का या किसी ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करने का अभियोग है, और इस अध्याय की पूर्ववर्ती भाग के उपबंध सब ऐसे आरोपों को यथाशक्य लागू होंगे, परंतु जहां अनेक व्यक्तियों पर पृथक आरोपों का लगाया जा सकता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से किसी में नहीं आते हैं, वहां मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय ऐसे सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहते हैं और मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालयों का समाधान हो जाता है कि उससे ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा करना समीचीन है। संहिता में वर्ष 2005 में किए गए संशोधन में अनेक व्यक्तियों पर लगाए गए पृथक अपराधों के आरोप के संदर्भ में उन व्यक्तियों द्वारा एक साथ विचारण कर लिखित आवेदन किए जाने का न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि उसमें ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऐसा करना समीचीन है। आरोपों का संयुक्त विचारण ही सख्ती मजिस्ट्रेट के साथ ही सेशन न्यायालय को भी प्रदान की गई है। संशोधन की पूर्व मात्र मजिस्ट्रेट को ही उक्त शक्ति प्राप्त थी। सेक्शन 224 कई आरोपों में एक के लिए दोष सिद्ध पर शेष आरोपों को वापस लेना। जब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आरोप विचित किया जाता है जिसमें एक से अधिक शीर्ष हैं और जब उनमें से एक से अधिक के लिए दोष सिद्ध कर दी जाती है, तब परिवादी या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी न्यायालय की सम्मति से शेष आरोप या आरोपों को वापस ले सकता है, अथवा न्यायालय ऐसे आरोप या आरोपों की जांच या विचारण स्वप्रेरणा से रोक सकता है, और ऐसे वापस लेने का प्रभाव ऐसे आरोप या आरोपों से दोष मुक्त होगा। किंतु यदि दोष सिद्ध अपास्त कर दी जाती है तो उक्त न्यायालय दोष सिद्ध अपास्त करने वाले न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए ऐसे वापस लिए गए आरोप या आरोपों की जांच या विचारण में आगे कार्यवाही कर सकता है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।